नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 7वें भारत जर्मनी अंतर सरकारी परामर्श में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही सहयोग की नई संभावनाओं की भी पहचान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अपने अपने देश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के बाद कई बड़े समझौतों की घोषणा हुई। इनमें खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर सहमति शामिल है। इस मौके पर भारत जर्मनी ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप और नवाचार एवं प्रौद्योगिकी पर रोड मैप का भी आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों के बीच रोजगार एवं श्रम के साथ साथ एडवांस मटेरियल्स में अनुसंधान और विकास संबंधित सहयोग पर साझा घोषणा का भी आदान प्रदान हुआ। भारत और जर्मनी ने कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। साथ ही भारत जर्मनी हरित शहरी मोबिलिटी साझेदारी से जुड़े साझा सहमति पत्र का भी आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साझा वक्तव्य में यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट को चिंताजनक बताया। पीएम ने कहा कि भारत का हमेशा से मत रहा है कि युद्ध से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान की पेशकश एक बार फिर दोहराई। वहीं जर्मन चांसलर ने भी इन संघर्षों को लेकर चिंता जाहिर की। जर्मन चांसलर ने भारत के साथ जर्मनी की मजबूत साझेदारी को रेखांकित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, निवेश और विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में अधिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। एशिया पैसिफिक जर्मन बिजनेस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने माना कि सम्मेलन सिर्फ आपसी हितों तक ही सीमित नहीं है, इसका असर वैश्विक संघर्षों को रोकने और समाधान तलाशने पर भी पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय आकांक्षाओं, विकसित भारत का रोडमैप, तकनीक और स्किल की बदौलत दुनिया को भरोसा दिलाया कि भविष्य की समस्याओं का समाधान देने में भारत सक्षम है। जर्मन चांसलर ने भी संघर्षों के समाधान पर जोर देते हुए कहा कि वैश्विक नियम कानूनों के पालन बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और नियम आधारित समाधान पर जोर दिया। हैदराबाद हाउस में दोनों देशों की चुनिंदा कंपनियों के सीईओ फोरम की मीटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ग्रोथ में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाने का आह्वान किया। वहीं जर्मन चांसलर ने बीते साल हुई व्यापारिक प्रगति पर संतोष जताया। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार $30 बिलियन तक पहुंच चुका है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी समेत अन्य 35 नेताओं के नाम शामिल हैं। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एजेएसयू प्रमुख और सिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार सुदेश महतो ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सुदेश महतो ने कहा कि मैं सिल्ली की जनता का धन्यवाद देता हूं। साथ ही अगर जनता ने अपना समर्थन दिया तो विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। दरअसल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने एनडीए गठबंधन के तहत आजसू को 10 सीटें दी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरायकेला सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर भाजपा के कई बड़े नेता उपस्थित थे। भाजपा की जीत का दावा करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के साथ साथ आदिवासी, गरीब और पिछड़ों को न्याय दिला सकती है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। शिवसेना नेता संजय निरुपम का कहना है कि महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देगी जिन्हें महाराष्ट्र की नहीं, कुर्सी की चिंता है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है, जिसमें वाब विधानसभा क्षेत्र से स्वरूप जी सरदार जी ठाकुर को टिकट दिया गया है।
मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए रमाकांत भार्गव ने नामांकन दर्ज किया है। नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों में प्रचंड उत्साह है और रमाकांत जी अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बीजेपी को विजय दिलाएंगे। एनसीपी अजित पवार गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक अणुशक्ति नगर से चुनाव लड़ेंगी। वहीं दिवंगत बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से चुनावी मैदान में होंगे। दिवंगत पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष अजित पवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे मौजूद रहे। इस अवसर पर जीशान सिद्दीकी ने कहा कि धोखा देना कांग्रेस के स्वभाव में है। रायपुर के 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनआईटी रायपुर में 14वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने एनआईटी रायपुर से पास आउट छात्रों को डिग्री प्रदान की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तकनीक का विकास विज्ञान पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत में भी एआई मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति ने पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में दुनिया के सामने ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने की क्षमता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ में रायपुर एम्स के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन में छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना की 9वीं किश्त जारी की और पुरखौती मुक्तांगन के तहत सरगुजा प्रखंड का उद्घाटन भी किया। इस दौरान एक आदिवासी नृत्य समूह ने राष्ट्रपति के सामने नृत्य भी प्रस्तुत किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय में कर्मयोगी भारत के तहत नेशनल लर्निंग वीक का आयोजन किया गया। दिलचस्प बात यह है कि सरकार की पहल कर्मयोगी भारत के तहत मंत्रालय के 19,000 में से 17,000 कर्मचारी कर्मयोगी भारत में पंजीकृत हो चुके हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी शहर में अवैध मस्जिद के विरोध में शहर में कुछ संगठनों ने बंद का आह्वान किया। गुरुवार को प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के बाद शहर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर में तनाव का माहौल देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। पुलिस ने नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी उकसावे और बहकावे में आकर शांति व्यवस्था को भंग न करने की अपील की है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं। गैंग के शार्प शूटर्स किसी को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। हरियाणा में भाजपा की सरकार के गठन के बाद प्रदेश में 15वीं विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। इस विशेष सत्र में प्रोटेम स्पीकर रघुवीर कादियान ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सबसे पहले विधायक पद की शपथ ली। उत्तर प्रदेश के मथुरा के परखम गांव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत अन्य पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने बताया कि बैठक में विजयदशमी के पावन पर्व पर सर संघचालक द्वारा दिए गए उद्बोधन में उल्लेखित महत्वपूर्ण विषयों को जमीन पर उतारने के लिए योजनाओं और देश में वर्तमान समय में चल रहे समसामयिक विषयों पर व्यापक चर्चा होगी। नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के ओर से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आर्थिक समावेशन विषय पर ज्ञान संगोष्ठी श्रृंखला का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव अमित यादव ने कहा कि विश्व बैंक के अनुभवों के जरिए देश के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में कमजोर वर्ग के विकास के लिए काम किया जाएगा। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ और की ओर से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीआरपीएफ जवानों के परिजन, स्कूली बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने शहीद जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इस समय रॉकेट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लगभग 95% कलपुर्जे देश में ही बनाए जा रहे हैं।
दिल्ली में अधिकांश जगहों पर वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। सुबह में थोड़ी हवा चलने के बाद AQI में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली और छठ पूजा के लिए कई नई ट्रेनों की सौगात दी है। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि इस साल पिछले साल की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। तीसरा महाकुंभ कॉन्क्लेव 25 से 27 नवंबर तक प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित किया जाएगा। इसमें देश विदेश के विशिष्ट अतिथि, विद्वान और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महाकुंभ 2025 से पहले व्यापक विमर्श, विचार विनिमय और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से समाज के विविध वर्गों को जोड़ना है। कॉन्क्लेव में कई गणमान्य लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर पंचायत चौक बाजार के नवनिर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। साथ ही 940 करोड़ रुपए की 505 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास को अंजाम दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है। ओडिशा के तट पर चक्रवाती तूफान दाना कमजोर पड़ने लगा है। मौसम विभाग ने तूफान के जितना आक्रामक होने की उम्मीद लगाई थी, फिलहाल ये उतना आक्रामक नहीं रहा। ओडिशा के बालेश्वर में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। प्रशासन की सतर्कता की वजह से किसी भी तरह से जानमाल की क्षति नहीं हुई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बताया कि सतर्क प्रशासन और तैयारियों के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। भीषण चक्रवात दाना के कारण ओडिशा के तटवर्ती जिलों में तेज बारिश और आंधी देखने को मिली। दाना चक्रवात से कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, कच्चे मकान नष्ट हो गए। चक्रवाती तूफान दाना को लेकर सरकार ने युद्ध स्तर पर तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी। संभावित प्रभावों को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय पहले से ही कर लिए गए। दिल्ली में 2020 में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीछे साजिश से जुड़े UAPA मामले में छात्र कार्यकर्ता शर्जील इमाम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत सुनवाई की मांग का औचित्य नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के एक मामले में सही तथ्य न रखने पर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से पहले भी ऐसा हुआ है। अगर ऐसा फिर होता है तो हम मुख्य सचिव को तलब करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन DC में वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक लंबा दृष्टिकोण, G20 वित्त ट्रैक के 25 वर्ष और वैश्विक सहयोग की निरंतर अनिवार्यता इस विषय पर चर्चा में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 पिछले 25 वर्षों में और विकसित हुआ है और इस समूह के संयोजक शक्ति इससे पहले की बड़ी उपलब्धि रही है। वित्त मंत्री ने एजेंडा 2030 को पाने के लिए व्यापक सुधारों पर जोर देने के लिए G20 को बेहद महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत उस टास्क फोर्स के साथ काम का समर्थन करता है जिसने जलवायु कार्यवाही पर भारत की G20 प्रेसिडेंसी के काम को आगे बढ़ाया है और MDB को बेहतर और बड़ा और अधिक प्रभावी बनाया है। ITU WTSA 2024 का 8वां संस्करण नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मौके पर 6G, AI और साइबर सुरक्षा जैसी उभरती प्रौद्योगिकी और भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की। जोमेटो की क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने अपने कस्टमर को नई सुविधा दी है। अब आप ऐप पर 2,999 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी कर सकते हैं, तो आप इसके लिए EMI ऑप्शन में भी खरीदारी कर सकते हैं। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो और स्विगी ने प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। कंपनी अब ग्राहकों से 10 रुपये प्लेटफॉर्म फीस वसूलेगी। ये फीस दिल्ली समेत कुछ बड़े शहरों में ली जाएगी। सिक्किम सरकार और भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसके जरिए अब सिक्किम सरकार सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी मार्केट प्लेस GEM बनाएगी। भारतीय शेयर बाजार आज बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ। BSE का सेंसेक्स 662 अंकों के गिरने के बाद 79,402 पर बंद हुआ। वहीं NSE का निफ्टी 218 अंक गिरने के बाद 24,180 पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक 743 अंक गिरने के बाद 50,787 पर बंद हुआ।
केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को अब सरकार अतिरिक्त पेंशन का लाभ देगी। केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। घरेलू सर्राफा बाजार में सोना 570 रुपये से 620 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ। वहीं चांदी भी आज 2200 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 79,610 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिका। मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन बेन एंड कंपनी की साझा रिपोर्ट के मुताबिक भारत को 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के कार्यबल में 14.5 करोड़ महिलाओं को जोड़कर लिंग अंतर को कम करना होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनी यूनिपर के सीईओ माइकल लुइस के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की। इजराइल में बंधकों के परिजनों ने उनकी रिहाई को लेकर जेरूसलम में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। अब तक हमास द्वारा बनाए गए बंधकों में से 117 बंधक जीवित रिहा किए गए हैं, वहीं 37 की डेड बॉडी लाई गई। बुल्गारिया में 27 अक्टूबर को चुनाव होंगे। बुल्गारियाई लोग पिछले 4 साल में 7वें आकस्मिक चुनाव के लिए मतदान करेंगे, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिलने और एक स्थिर गठबंधन न होने की वजह से मतदाता भी परिणाम के प्रति उदासीन नजर आते रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने संकेत दिया है कि जल्द ही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम और गजा में बंधकों के समझौते पर फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। फिलिस्तीन के दीर अल बलाह शहर में बेकरी में तबाराजा की स्थिति पैदा हो गई, जब गजा के विस्थापित लोग रोटी के लिए बेकरी पर टूट पड़े। विस्थापितों का कहना है कि अगर संघर्ष से न मरे तो वे भूख से मर सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व में हो रही घटनाओं को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि संघर्ष और अधिक बढ़े। मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने में रूस की अहम भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र की गुरुवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जलवायु नीतियों के कारण सदी के अंत में वैश्विक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि हो सकती है। तुर्की के अंकारा में हुए हमले के एक दिन बाद तुर्की खुफिया विभाग ने कुर्दिश उग्रवादियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए। बुधवार को तुर्की की राजधानी अंकारा में तुसास के मुख्यालय पर 2 हमलावरों ने हमले किए थे, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, 22 लोग घायल हो गए थे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द ही विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन डीसी में वार्षिक बैठक 2024 के मौके पर स्विट्जरलैंड के आर्थिक मामलों, शिक्षा और अनुसंधान विभाग के प्रमुखों से मुलाकात की। इजराइल गजा में लगातार हमले कर रहा है। गजा पट्टी में स्थित खान यूनुस में इजराइल ने भीषण बमबारी की, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। गजा के स्वास्थ्य अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी है। दक्षिण पूर्वी लेबनान में पत्रकारों के एक आवासीय परिसर पर हमला हुआ और इजरायली हवाई हमले में 3 मीडिया कर्मियों की मौत हो गई। ब्रिक्स समिट 2024 के दौरान 13 देशों के पार्टनर देश का दर्जा मिला है। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान सहित 7 मुस्लिम देश शामिल हैं। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे जगह नहीं मिली है। जॉर्जिया में 26 अक्टूबर को संसदीय चुनाव होंगे। जॉर्जिया में पहली बार पूर्ण आनुपातिक प्रणाली के तहत संसदीय चुनाव होंगे और जीतने वाली पार्टी अगले 4 वर्षों तक शासन करेगी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत के पहलवान आगामी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री ने कहा कि भारत के पहलवान प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और पदक भी जीत कर लाएंगे। भारत की अंजलि ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक जीत लिया है। उन्होंने ये पदक 59 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया है। अंडर 23 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत की मोनिका ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। उन्होंने 68 किलोग्राम वर्ग में तीसरा स्थान हासिल किया। पुणे टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रन बना लिए। न्यूजीलैंड के पास अब कुल 301 रन की बढ़त है। पुणे टेस्ट में भारत की पहली पारी सिर्फ 156 रन पर सिमट गई। न्यूजीलैंड की ओर से मिशेल सेंटनर ने 7 विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डैरेल लेहमन को नॉर्थहैम्पटनशायर ने अपना हेड कोच नियुक्त किया है। क्लब ने लेहमन के साथ 2 साल का करार किया है।
रॉबर्टो मैंसिनी सऊदी अरब की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच के पद से हटा दिए गए हैं। मैंसिनी 14 महीने तक टीम के कोच रहे। आर्थर फिल्स ने स्विस इंडोर ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में फिल्स ने सिसिपास को शिकस्त दी है। स्विस इंडोर्स के क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन का सामना रूबलेव से हुआ। इस मैच में शेल्टन ने रूबलेव को मात देकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। यूएफा यूरोपा लीग के लीग स्तर के मुकाबले में टॉटनहैम हॉटस्पर ने एजे अल्समार को हरा दिया है। मैच में एकमात्र गोल रिचार्लसन ने 53वें मिनट में डाला। यूएफा यूरोपा लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने फेनरबाचे के बीच खेला गया मैच 1-1 से ड्रॉ पर रहा। लिवरपूल के मैनेजर अर्ने स्लॉट ने कहा है कि रविवार को आर्सेनल के खिलाफ होने वाले मैच में डियोगो जोटा नहीं खेलेंगे। ये मैच स्लॉट का अब तक का सबसे कड़ा इम्तिहान माना जा रहा है। जापान की रग्बी टीम शनिवार को न्यूजीलैंड का सामना करने के लिए तैयार है। टीम के कोच को उम्मीद है कि उनकी टीम ऑल ब्लैक्स को कड़ी टक्कर देगी। अपकमिंग वैम्पायर कॉमेडी थंबा में खलनायक में नवाजुद्दीन सिद्दीकी खलनायक की भूमिका निभाएंगे। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना भी मेन रोल में होंगे। सारा अली खान एक शूटिंग के दौरान हिमाचल प्रदेश के हिडिंबा मंदिर में पहुंचकर फिल्म की सफलतापूर्वक शूटिंग के लिए उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस फिल्म में सारा के साथ उनके को स्टार आयुष्मान खुराना भी हैं। सारा ने तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। डॉक्यूमेंट्री सीरीज द रोशंस अगले साल ऋतिक रोशन के बर्थडे यानी 10 जनवरी को रिलीज हो सकती है। फिल्म इंडस्ट्री में रोशन परिवार के योगदान को दिखाया गया है। बंदा सिंह चौधरी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म में अरशद वारसी और मेहर विज मुख्य भूमिका में होंगे। फिल्म में दिखाया गया है कि एक आम आदमी किस तरह से अपना घर बचाने के लिए सबके खिलाफ खड़ा हो सकता है। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी एक बार फिर सिनेमाघरों पर रिलीज हुई है। नंदिता दास की फिल्म जिगाटो अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है। इस फिल्म में कपिल शर्मा ने एक फूड डिलीवरी बॉय का कैरेक्टर प्ले किया है, जिसे झूठे आरोप के चलते नौकरी से निकाल दिया जाता है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल अब 6 दिसंबर को न रिलीज होकर एक दिन पहले 5 दिसंबर को रिलीज होगी। अभिनेता विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट का जबरदस्त टीजर जारी हुआ। यह फिल्म 15 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सूर्या, बॉबी देओल और दिशा पटानी की फिल्म कंगुवा के प्रमोशन के लिए ये सब पूरे उत्साह से लगे हुए हैं। फिल्म अगले महीने 14 नवंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म मेकर दीपा मेहता ने अपनी अपकमिंग फिल्म वी आर फहीम एंड करुण के निर्देशक ओनिर से हाथ मिलाया है। ये समलैंगिक रिश्तों की दिल छू देने वाली प्रेम कहानी। तो एक्सप्रेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।
नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर, जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100।